Hello student, welcome to BCEP Academy online classes. Dear student, today I am going to discuss about the accounting concept. Dear student, this subject is for new, but you do not need to worry about this new subject. You have need to know about the step-by-step knowledge of this subject. So, how to create account and on which base of concept account is maintained. Then the accounting कॉन्सेप्ट में जो सबसे फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो होता है आपका ड्यूअल स्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल स्पेक्ट कॉन्सेप्ट का ड्यूअल का मतलब होता है दो, स्पेक्ट का मतलब दो अनुमानों के आधार पर किया जाता है। तो ड्यूअल स्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि जो हम ट्रांजैक्शंस करते हैं अमूमन प्रैक्टिकली, अगर आप जो ट्रांजैक्शन जैसे आप कहीं मार्केट से आप कोई सामान परचेज करते हैं, क्लियर, तो जब आप सामान परचेज करते हैं तो उसमें दो व्यक्ति होते हैं, एक आप परचेजर के रूप में होते हैं और दूसरा वो सेलर के रूप में होता है। मतलब इन दोनों के बीच में एक बायर होता है और एक सेलर होता है। तो अब बायर और सेलर एक खर्च करता है और दूसरा रिसीव करता है, तब यहां पर कितने ट्रांजैक्शन एक ही हो रहा है लेकिन व्यक्ति कितने शामिल हैं, दो शामिल हैं। तो एक रिसीव कर रहा है और दूसरा पे कर रहा है। तो हमेशा ध्यान दीजिए कि जो भी रिसीव करता है वो हमेशा क्या होता है, वो क्रेडिट होता है, और जो पे करता है वो हमेशा डेबिट होता है। इस केस में हमने ड्यूअल कॉन्सेप्ट का जो मैंने चीज बता रहा हूं यहां पर, वो ड्यूअल कॉन्सेप्ट डेबिट और क्रेडिट का है कि एक डेबिट होता है मतलब एक खर्च करता है और एक रिसीव करता है, एक पाता है पैसा तो वो क्रेडिट होता है, एक खर्च करता है तो वो डेबिट होता है। तो यहां पर दो कॉन्सेप्ट होते हैं, ड्यूअल एस्पेक्ट हो गया। तो ड्यूअल एस्पेक्ट के बेस पे हम अकाउंटिंग करते हैं। The value of the assets owned by the concern is equal to the claim on the assets. Assets is equal to liability plus owner's equity. Owner's equity is equal to assets minus liability. Liability is equal to asset minus owner's equity. ये जो इक्वेशन आपके सामने जो दिख रहा है, यही आपका अकाउंटिंग का ड्यूअल कॉन्सेप्ट है। यानी कि आपके पास जो भी एसेट्स हैं उसमें लायबिलिटीज होती है, कुछ ओनर्स इक्विटी होती है। जब बिजनेस के सेंस में जब इसको देखेंगे तो जो एसेट्स होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक ओनर्स इक्विटी मतलब जितना आप कंट्रीब्यूशन करते हैं कैपिटल के रूप में वो, और जितना फर्म्स के ऊपर लायबिलिटी है वो। मीन्स टू से अगर आप कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं, सपोज करिए कि आपने 5 लाख से कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो अगर 5 लाख से कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो जो 5 लाख है वो आपकी ओनर्स इक्विटी होगी। ओनर्स मतलब मालिक, यानी कि जो बिजनेस का मालिक है, जो बिजनेस का, वो उसका कंट्रीब्यूशन 5 लाख है। और जो आप बिजनेस रन करा रहे हैं तो उस बस बिजनेस रन कराने के लिए जो भी लायबिलिटी है आपने लिया है, सपोज करिए आपने 5 लाख आपने अपने पास से कैपिटल लगा दिया, कैश दे दिया, और बाकी का आपने 5 लाख बैंक से लोन लिया। उस केस में जो टोटल एसेट होगा वो 5 लाख आपका खुद का कैपिटल और 5 लाख बैंक का लोन जो लायबिलिटी के रूप में होता है। लायबिलिटी को जो आप इंग्लिश में पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में जानते थे, उसी रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम बिजनेस लैंग्वेज के सेंस में लायबिलिटी के रूप में डिनोट करते हैं। क्योंकि देखिए लैंग्वेज वही है, जैसे जो आप पहले आप जो जनरली जो सेंस में आप जानते हैं प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी में ढेरों सारी चीजें आती हैं, बिल्डिंग आता है, लैंड आता है, व्हीकल आता है, ठीक है, कंप्यूटर, जो भी मशीनरी वगैरह आते हैं।
तो ये सारी चीजें जो है वो आपके कैश आता है, ये सब आपकी प्रॉपर्टी के रूप में आते हैं। और जो आप प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हम एसेट्स कहते हैं बिजनेस के लैंग्वेज में। और एसेट्स को ही हम इन सभी चीजों में डिवाइड कर देते हैं। एसेट को हम कैश को भी एसेट्स कहते हैं, और कैश इन हैंड मतलब आपके हाथ में जितना कैश है पॉकेट में है उसको भी हम एसेट्स कहते हैं। जितना कैश बैंक में है उसको भी हम एसेट्स कहते हैं। आपके पास कितने व्हीकल्स हैं उसको भी एसेट्स कहते हैं। आपके पास जितनी जमीनें हैं उसको भी एसेट्स कहते हैं। आपके पास कोई बिल्डिंग है तो उसको भी एसेट्स कहते हैं। तो ये सारे जो आपके एसेट्स है, और उसके साथ साथ अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बैंक को पे करेंगे। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके लोन के रूप में आपके ऊपर है उसको हम लायबिलिटी के रूप में करते हैं। तो हमेशा एसेट्स, क्योंकि जैसे आप बैंक से 5 लाख लोन लिए, आपके पास 5 लाख है, तो यानी कि 5 लाख और 5 लाख बैंक से लोन आपके पास कितना हो गया, 10 लाख हो गए। यानी कि टोटल आपके पास कितना एसेट्स हो गया, 10 लाख। क्लियर। नेक्स्ट, ओनर्स इक्विटी की बात करें तो टोटल एसेट आपके पास कितना था, 10 लाख। लायबिलिटी कितनी थी, 5 लाख। तो 10 लाख में से 5 लाख जाए, 5 लाख ओनर्स इक्विटी आपकी तो पहले से थी। लायबिलिटी अगर देखा जाए तो टोटल एसेट 10 लाख, ओनर्स इक्विटी 5 लाख था, तो 10 लाख में से 5 लाख जाएगा, 5 लाख आपकी बैंक की लायबिलिटी है। तो एग्जाम्पल, इफ ओनर्स इक्विटी इज 6 लाख एंड लायबिलिटी आर 4 लाख, देन द टोटल एसेट्स 6 for 10 लाख हो गया। तो एसेट्स इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी प्लस लायबिलिटीज, लायबिलिटी इज इक्वल टू, ये आप ऐसे आप क्या बताएंगे, क्या बना लेंगे, फॉर्मेट बना लेंगे और ऐसे आप कॉपी पर नोट्स तैयार करेंगे। नेक्स्ट आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। देखिए कॉस्ट कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप कोई भी चीज परचेज करते हैं या अपने पास रखते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर कॉस्ट आप बताते हैं, ये इतने कॉस्ट का है। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग के सेंस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो भी एवरीथिंग, जो भी चीजें हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसका एक पर्टिकुलर कॉस्ट होता है। तो एसेट्स आर ऑलवेज शोन एट देयर कॉस्ट एंड नॉट एट देयर करंट मार्केट वैल्यू। जो एसेट्स होते हैं वो हमेशा कॉस्ट पर नोट किए जाते हैं, न कि उसके मार्केट वैल्यू पर नोट किए जाते हैं। सपोज करिए, देखिए एक एग्जांपल मैंने लिया है कि ए लैंड परचेज फॉर 5 लाख will be recorded at 5 lakh even though market value may be lower say 4 lakh or higher rupees 6 lakh than the cost price। देखिए आप कोई अगर जमीन परचेज किया आपने, तो जमीन अगर परचेज करते, सपोज करिए आपने 5 लाख में जमीन परचेज किया, तो उसकी बाद में उसकी जमीन की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। तो अगर बढ़ के 6 लाख हो जाए तो भी आप उसका कास्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, उसका 5 लाख होता है। और घट भी जाती तो भी उसका कास्ट कॉन्सेप्ट 5 लाख ही रहेगा। वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से नहीं चलता है, वो आपके कास्ट के वैल्यू के हिसाब से चलता है, किसी भी एसेट की वैल्यू। नेक्स्ट एग्जांपल ये है, यू आर एक्वायरिंग ए बिजनेस फॉर $1 million USD, यहां पे USD का सेंस है US डॉलर, and its value as per books is 0.8 million, then the difference of 0.2 million is termed as goodwill and you should record the assets and liabilities at the price you have paid for the business 1 million। तो यहां पे आपने क्या देखा कि आप अगर किसी का बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं, किसी का बिजनेस परचेज कर रहे हैं, उस केस में $1 million USD में अगर आपने परचेज कर रहे हैं, अगर वैल्यू बुक वैल्यू जो है उसका 0.8 मिलियन है, जबकि उसका डिफरेंस जो है 0.2 मिलियन है, तो आपने 1 मिलियन में आपने परचेज किया कोई बिजनेस और 0.8 उसकी बुक वैल्यू है एसेट्स की, उस केस में 0.2 का जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका 0.2 का डिफरेंस आपने क्या किया, वो गुडविल के रूप में जाना जाएगा। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट विच कैन नॉट बी टच और सीन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका अकाउंटिंग पीरियड का, ये तो हुआ कि आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ड्वेल कॉन्सेप्ट होता है, ड्वेल एस्पेक्ट पे होता है, और दूसरा कास्ट कॉन्सेप्ट होता है। अब आता है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो एक अकाउंटिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट लेते हैं। अकाउंटिंग पीरियड क्या है कि हम कितने समय के लिए अकाउंटिंग करते हैं।
तो डियर स्टूडेंट, जो अकाउंटिंग पीरियड का जो कॉन्सेप्ट है वो 1 ईयर का कॉन्सेप्ट है। हम 1 ईयर में, अब 1 ईयर आप कब से कब तक कर लेते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ जो नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च है। जैसे आपका जो एजुकेशनल सेशन है, वो एजुकेशनल सेशन आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च चलता है। और ऐसे ही बैंक का, जितने भी बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सबका 1 अप्रैल टू 31 मार्च उनका अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग पीरियड होता है। तो अमूमन यही माना जाता है, लेकिन कई लोग 1 जनवरी टू 31 दिसंबर मानते हैं। इस तरह का अकाउंटिंग पीरियड मतलब 1 साल का होता है। अकाउंटिंग मेजर्स एक्टिविटी फॉर ए स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ ए टाइम, यूजुअली ए ईयर। यानी कि 1 ईयर बाद आप फिर से आप क्या करेंगे, न्यू अकाउंटिंग करना शुरू कर देते हैं। फिर साल भर कंप्लीट होता है, फिर प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं, फिर न्यू अकाउंटिंग पीरियड आपका स्टार्ट हो जाता है। कैलेंडर ईयर क्या है, जनवरी से दिसंबर है, जबकि फिजिकल ईयर अप्रैल टू मार्च है। तो ये आपके कैलेंडर ईयर है और ये है, तो इनमें से किसी को भी आप चुन सकते हैं अकाउंटिंग पीरियड के लिए। चूजिंग द अकाउंटिंग पीरियड इज द एंटिटी चॉइस, बट देयर आर अ लीगल rules like Companies Act and Income Tax Act, and which prescribe the period in which the entity has to report to them. तो हमको मजबूरी क्या होती है फिजिकल ईयर को लेना, क्योंकि जो हमारा इनकम टैक्स होता है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च काउंट करता है, और भी जो कंपनीज हैं वो भी 1 अप्रैल टू 31 मार्च कंपनी एक्ट कहती है कि आप अकाउंटिंग पीरियड रखिए। तो और बैंक वगैरह भी आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च देते हैं, क्योंकि बैंक का भी आप जो लोन वगैरह का सेटलमेंट करते हैं वो भी 1 अप्रैल टू 31 मार्च के अंदर किया जाता है। उस केस में आप भी अपने बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल टू 31 मार्च रखते हैं। तो कंपनी इन इंडिया कैन हैव फॉर कंपनी लॉ पर्पज जनवरी टू दिसंबर ईयर, इनकम टैक्स पर्पज अप्रैल टू मार्च ईयर, for own internal reporting July June per year. Note the entities cannot change their accounting period without getting proper approval only in case of Companies Act and not possible with the income tax authorities. ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आता है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का आपने कंजर्वेशन का नाम सुना होगा। तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। जो हम अकाउंटिंग करते हैं उससे हमको जो बिजनेस की वैल्यू है, बिजनेस के जो एसेट्स है उनका कंजर्वेटिज्म हो जाता है, उनका संरक्षण होता है। हमें पता चलता है कि हमारे पास कितने ट्रांजैक्शन है, कितनी आय है, कितने एक्सपेंस है, वो सारी चीजें कंजर्वेटिज्म की आती है कि एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। Accountants are by nature conservative and also to protect the interest of shareholders and creditors, it is required to provide for all losses. Example first, a pharmaceutical company going to lose the case filed for patents right filed for a medicine. तो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी लॉस में जा सकती है अगर उसके पास पेमेंट का केस, उसने पेमेंट का राइट उसने मेडिसिन के लिए फिल नहीं किया है। तो क्यों? क्योंकि वो तभी प्रोड्यूस कर सकती है, संरक्षण पा सकती है। जैसे कोई डॉक्टर कैसे इलाज कर सकता है जब उसके पास एक MBBS की डिग्री हो, बात समझिएगा। ऐसे ही कोई कंपनी है, कोई मेडिसिनल कंपनी है, उसके पास जिस दवा को बनाना है उसको उस दवा का पेटेंट होना चाहिए, पेटेंट का राइट होना चाहिए कि उस दवा को वो बना सके। तो इससे क्या होता है, उसका कंजर्वेटिव होता है, वो लॉसेस से बच जाता है। दूसरा, कंपनी इज लाइकली टू विन ए मेजर लीगल डिस्प्यूट और ए सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी को क्या होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वो मेजर लीगल जो जितने भी डिस्प्यूट होते हैं, जितने भी विवाद होते हैं, जो कानूनी विवाद होते हैं, उसमें सब में उसको जीतना चाहिए। दूसरा क्या है कि दिस रूल शुड नॉट बी मिस इंटरप्टेड टू प्रोवाइड एंटिसिपेटेड रिडक्शन
इन मार्केट प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट एंड प्रोवाइडिंग लॉसेस। ये मार्केट प्राइस के साथ फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए। आपके जो भी गुड्स का ट्रांजैक्शन कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसका मार्केट प्राइस के साथ फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। थर्ड जो एग्जांपल है, यू आर ए गवर्नमेंट कंपनी। अगर आप एक गवर्नमेंट कंपनी है एंड देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट गवर्नमेंट विल विथड्रॉ द सब्सिडी फॉर फर्टिलाइजर्स इन द forthcoming budgets, you cannot provide loss of subsidy as a loss now itself। जो सब्सिडी के रूप में गवर्नमेंट अगर प्रोवाइड करती है, अगर सपोज करिए गवर्नमेंट कंपनी है तो फर्टिलाइजर वगैरह प्रोड्यूस करती है, तो फर्टिलाइजर पे अगर गवर्नमेंट कोई सब्सिडी देती है तो उसको आप लॉस के रूप में शो नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट इज लाइकली टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ पेट्रोल which is one of the essential input for your business, then you cannot provide for losses। अगर गवर्नमेंट क्या करती है, अगर पेट्रोल के प्राइस को इंक्रीज करती है तो ये आपके बिजनेस में इनपुट के तरह से होगा, इसको आप लॉस के रूप में नहीं दिखा सकते। देयर इज ए फायर इन योर फैक्ट्री and goods were lost, the goods are insured, then the claim you submitted can be booked to the satisfaction of insurance company and auditors। तो अगर कंपनी आपके कंपनी में अगर आग लग जाती है, उससे गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो उससे जो होने वाली लॉस है, और कंपनी अगर उस गुड्स का इंश्योरेंस करवाई है तो वो क्लेम सबमिट कर सकती है कंपनी को, और कंपनी उससे जो इंश्योरेंस कंपनी हुए उससे उसको सेटिस्फाइड जो प्राइस जो उसको वैल्यू मिलना चाहिए वो रिसीव होता है, और इसका एंट्री अकाउंटिंग उसको करना पड़ता है। तो ये कंजर्वेटिव में जिससे आप अपने आप को संरक्षित कर सकते हैं, ये कंजर्वेटिव का प्रोसेस है। कोई भी कंपनी, आप सपोज करिए कि बिल गेट्स की कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट उसके पास अलग एक चिप बनाने का ऑलरेडी पेटेंट्स है, तो वो उसका कंजर्वेटिव प्रोसेस है। कंजर्वेटिव में क्या करता है, एंटिसिपेट करता है नो प्रॉफिट, इससे कोई प्रॉफिट नहीं होता है, बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, लेकिन वो जो भी पॉसिबल लॉसेस होते हैं उसको वो प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है, उससे बचाता है आपको। नेक्स्ट आपका रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। देखिए रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट मतलब एसेट का सेल होना, कितने में सेल होता है, तो एक रियलाइज्ड वैल्यू होती है। द सेल्स इज कंसिडर्ड टू हैव टेकन प्लेस ओनली व्हेन आइदर द कैश इज रिसीव्ड और सम थर्ड पार्टी बिकम्स लीगली लायबल टू पे द अमाउंट। ये रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, जब आप कोई एसेट सेल करते हैं तभी वो रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट प्लेस लेता है। क्यों? जो कि जब आप कोई एसेट सेल करते हैं तो आपको पैसा रिसीव होता है, तो जो पैसा आपको लीगली रूप से रिसीव होता है और ओनरशिप उस कस्टमर को ट्रांसफर हो जाता है, तो वो आपका रियलाइजेशन का प्रोसेस होता है। जैसे आपके पास कोई बाइक है, आपने उसको सेल कर दिया, तो बाइक है, स्कूटी है, कार है, तो अगर आपके पास वो एसेट्स है, अगर उन एसेट्स को अगर आप सेल करते हैं तो सेल करने पर जो पैसे रिसीव होते हैं उसको कहते हैं रिसीट फ्रॉम रियलाइजेशन। आपने अपने एसेट को रियलाइज कर दिया। एग्जांपल, ए सेल्स इनवॉइस फॉर 1 million, क्रेडिट नोट फॉर 15,000 रिसीप्ट्स। तो ये आपका रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। 1 million का था और आपको 15,000 रिसीव हुआ, तो ये आपका रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हुआ। जितना रिसीव होगा वही रियलाइजेशन पर होगा। फॉर इंस्टेंस, इफ ए कंपनी इज अवार्डेड ए कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड एन ऑफिस बिल्डिंग, द रेवेन्यू फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट वुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन one lump sum, but rather it would be divided over time according to the work that is actually being done। तो ये भी एक रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई कंपनी है वो किसी बिल्डिंग को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो एक्चुअली उसको जितना पैसा मिलना चाहिए, जितने में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो तुरंत नहीं मिलता है, वो कई पार्ट में डिवाइड हो जाता है। सपोज करिए आपने फ्लोरिंग कर लिया उसका,
बेस तैयार कर दिया बिल्डिंग का तो आपको कुछ पैसे मिलेंगे, आपने उसका दीवार खड़ा करा दिया तो आपको कुछ पैसे मिलेंगे, आप उसका जो छत लगवा दिया तो आपको कुछ पैसे मिलेंगे, उसका फिनिशिंग करवाया तो आपको कुछ पैसे मिलेंगे, और फाइनली आपने जब उसका पेंट और उसका डेकोरेशन करवा दिया, ठीक है, तो आपको जो फाइनल पेमेंट आपको मिलता है, तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट का टोटल पेमेंट जो क्या होता है वो कई पार्ट पे डिवाइड होकर मिलता है। तो ये भी एक रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो आपका लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है वही आपका क्या है, एसेट्स है। नेक्स्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आपका क्या है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन अकाउंटिंग। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है, व्हेन एन इवेंट अफेक्ट बोथ द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस द इफेक्ट ऑन ईच शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड। अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जिससे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, यहां पर रेवेन्यू का जो सेंस है, रेवेन्यू का सेंस आपका इनकम से है और एक्सपेंसेस का सेंस तो आप जानते ही हैं खर्चे से है। तो ऐसा कोई ट्रांजेक्शन जिससे इनकम और एक्सपेंसेस दोनों इफेक्ट होते हैं, उस केस में उन दोनों को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, एक ही अकाउंटिंग सेम अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने खरीदा तो उसको इस साल में रिकॉर्ड किया और बेचा तो दूसरे साल में रिकॉर्ड किया, तो इस तरह का सेंस नहीं होना चाहिए। तो एग्जांपल एक है, जनरली एम्प्लॉयज सैलरी आर पेड फॉर द प्रीवियस मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ, but they have rendered their services to produce goods and sold, and sales revenue is recognized in previous month. So to match the cost with the revenue earned, we need to make provision for salaries in previous month itself. यानी कि अगर सपोज करिए कि आप किसी इंप्लॉइज को सैलरी देते हैं, सपोज करिए कि ये मई चल रहा है, अप्रैल की सैलरी आपने मई में दिया किसी को, ठीक है, तो अब आपने अप्रैल में जो इनकम किया उसी इनकम से आप मई में सैलरी दे रहे हैं, तो इनकम कब का हुआ, अप्रैल का, और सैलरी कब का दिया आपने, अप्रैल का, तो वो अप्रैल मंथ में ही उस सैलरी का प्रोविजन होना चाहिए, ना कि मई में। क्लियर। नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर जनवरी दिसंबर, वेयर एज योर अकाउंटिंग पीरियड क्लोजेज ऑन मार्च. In this case, only 3-month premium need to be treated as expenses and balance 9-month treated as advance premium paid as an asset. अगर सपोज करिए कि आप सालाना जो ईयरली आप इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करते हैं और आपका अकाउंटिंग पीरियड 31 मार्च को क्लोज होता है और आपने जनवरी में पेड किया, तो जनवरी में अगर पेड करेंगे तो सिर्फ आप 3 मंथ का दिखाएंगे और बाकी का 9 मंथ आप एडवांस जो पेड करेंगे वो आप अप्रैल से लेके दिसंबर तक का दिखाएंगे। क्लियर, इस तरह से दिखाएंगे। नेक्स्ट आपका मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट है। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कहता है कि इनसिग्निफिकेंट इवेंट्स वुड नॉट बी रिकॉर्डेड इफ द बेनिफिट ऑफ रिकॉर्डिंग देम डज नॉट सिग्निफाई द कॉस्ट. A calculator worth 500 not recorded assets rather than charge off as an expenses even though the benefit is enduring in nature. अब देखिए कुछ मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ मटेरियल्स ऐसे परचेज किए जाते हैं जिसको हम एसेट्स के रूप में नहीं लेते हैं। सपोज करिए कि आपके वहाँ ढेरों सारे एसेट्स ऐसे परचेज किए जाते होंगे, तो अगर सपोजिए कि आप स्कूल आने के लिए आपको एक स्कूटी खरीदी गई तो वो एसेट्स है, लेकिन वहीं पर आपको अगर एक ज्योमेट्री बॉक्स खरीदा गया तो वो एसेट्स नहीं है। आपको कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर आपने खरीदा तो वो एसेट्स नहीं है, वो एक गैजेट के रूप में आ जाता है और उसको आप एक्सपेंसेस में दिखाएंगे न कि एसेट्स के रूप में दिखाएंगे। स्कूटी एसेट्स में हो सकता है, बाइक एसेट्स में हो सकता है, बट आपके लिए ज्योमेट्री बॉक्स जो परचेज करेंगे वो आपके लिए एसेट्स नहीं है। ये आपका मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट है, यानी कि इससे आपको क्या पता चलता है कि हम मटेरियल के बेस पे ही हम उसको एसेट है कि एक्सपेंसेस में उसको किस में रिकॉर्ड करेंगे, ये चीज है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि and evidence of the happening of the transaction should support every transactions in the form of paper. External evidence is considered to be more
authenticated proof than internal evidence. This rule is more important from audit perspective, as auditor always considered and bound to get more external evidence than internal evidence. यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप जो भी ट्रांजैक्शन करें उसका एक पर्टिकुलर एविडेंस अपने पास आप सिक्योर करके रखें, जो कि वो आपका इंटरनल एक सपोर्ट होता है। जब भी ऑडिटर आपके अकाउंटिंग को चेक करता है तो उस सपोर्टिव जो डॉक्यूमेंट होता है जो आपके पास रहता है, जैसे आप कोई बुक्स परचेज करते हैं तो आप उसका एक स्लिप ले लेते हैं, कैश मेमो ले लेते हैं, तो आपके पास एक एविडेंस हो जाता है कि आपने इस दुकान से इतने का सामान परचेज इस डेट में किया है। ठीक, तो आपके पास एक एविडेंस प्रूफ हो जाता है जो कि आप कभी भी दिखा करके उससे आप कभी बुक अगर फॉल्ट उस पर डैमेज है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं। नेक्स्ट आपका गोइंग कंसर्न अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन ऑन द assumption दैट एंटिटी विल कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर एन indefinitely long period of time. An entity will not be started with an intention to close within the specified time period. Business is always not started with an intention to close and it is expected to continue forever. Going concern का मतलब यह है कि जो भी हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं वो इस तरह से रिकॉर्ड करते हैं कि वो हमारे पास लंबे समय तक चला। ऐसा नहीं कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आज स्टार्ट किए और अगले दिन एक हफ्ते में हम उसको क्लोज कर दिए, बंद कर दिए, तो ऐसा नहीं होता। ये एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया होती है अकाउंटिंग पीरियड, तो सोच समझ के ही हम ऐसा काम करते हैं। नेक्स्ट आपका कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि द अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड मेथड फॉलोड बाय द कंपनी शुड बी द सेम एवरी ईयर। जो भी हम कॉन्सेप्ट अपनाते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वो सारे पीरियड के लिए सेम होना चाहिए। वो अकाउंटिंग पीरियड वो कहीं अलग साल में चेंज नहीं होना चाहिए। अक्रूवल कॉन्सेप्ट मतलब यहां पर अब अक्रूवल कॉन्सेप्ट का मतलब यह है कि जो भी हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हम करते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं, वो कैश बेसिस या क्रेडिट इसी तरह का अक्रूवल बेसिस होता है। तो आपका जैसे सैलरी पेएबल टू एम्प्लॉइज, मार्च सैलरी पेड इन अप्रैल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीवेबल ऑन शेयर्स, ये सारी चीजें आपके अक्रूवल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे होती है, कैश बेसिस या क्रेडिट बेसिस। Thank you. Have a nice day. If you have any problem, then you can ask a question on Google Classroom or comments. Thank you. Have a nice day.